हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। तो ये आपका मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जो कि क्लास 8th का है। और इसके पहले मैं आपका क्लास 6 और 7th का पूरा आपका पढ़ा चुकी हूँ। अगर अभी आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पूरे वीडियो को एक एक करके जरूर देखिएगा, और उसका नोट्स आप लोग तैयार खुद कीजिएगा। ठीक है? तो देखिए, आज हम आपको हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है? कब, कैसे और कहाँ। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कब, कैसे और कहाँ में भारतीय इतिहास के काल विभाजन के बारे में बताया गया है। ठीक है? इस काल विभाजन को सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, और इसका मकसद सिर्फ इतना था कि भारतीय समाज को सांप्रदायिक और जातिगत पहचान देकर बांटना था। ठीक है? अब इसमें इसमें क्या है कि इतिहासकार जो थे, ठीक है, समय के आधार पर भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक युग के रूप में बांटे हैं। ठीक है? तो यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है? मैं एक एक आपका जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं उसे समझाते हुए, उसे मैं हाईलाइट करते हुए, हाँ, चलूंगी। और चैनल चैनल को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कितनी तारीखें महत्वपूर्ण हुई पहले थी। ठीक है? तारीखें जो थी वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण थी। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों में के जादू में खोए थे। और कब किस राजा की ताजपोशी हुई। ठीक है? कब कौन सा युद्ध हुआ, कौन सी तारीख पर बहस हुई। ठीक है? कब क्या चीज तारीख चेंज हुआ। तो इसमें बहुत सारी तारीखों के बारे में, हाँ, आपका हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास के, हाँ, यहाँ पे से लिखा है ना, आसपास के चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल उठाते नहीं है। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वे हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। ठीक है? लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं, क्योंकि कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल हमसे हम लोग के सामने आते हैं कि हम लोग उसको खोजते खोजते रह जाते हैं, लेकिन उसका आंसर मिलना मुश्किल होता है। ठीक है? तो ये वाला जो आपका है यहाँ से तक है। ठीक है? ये देखिए, आपका आपका जो यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है? यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। तो आपका क्वेश्चन देखिए कहाँ से बनता है। आपका यहाँ से बनता है। आपका मेन चीज हम पढ़ाएंगे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया। ठीक है? यहाँ से देखिए लिखा है ना, कौन से साल राजा को ताज, हाँ, पहनाया गया। किस साल में उसका विवाह हुआ, किस साल में उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, और कौन से साल उसके, हाँ, उसके घरे लड़ाई हुई, और कौन कब मरा, और इसके बाद कब कौन शासक बना कर बैठा। ठीक है? इस तरह के घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। ठीक है? इस तरह के इतिहासकार में तिथियों का महत्वपूर्ण महत्व बताया गया है। ठीक है? ये सभी इतिहासकार लिखते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए भाई, ये देखिए 1922 में लिप्टन चाय किया गया था। यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। ये यहाँ से आपका हो गया इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इसमें देखिए कौन सी तारीख है, कब कब हुई, ये हम लोग देख लेते हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकार ने भी, हाँ, इतिहास लिखे। उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है, और ये इतिहास जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए यहाँ से लिखा है ना, ये इतिहास जो है प्रथम गवर्नर जनरल, हाँ, वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू हुआ था, और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म हो गया। ठीक है? अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, हाँ, वेवेलेजी, बेटिंग और डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लेटिंग, और रिपन कर्जन, हॉर्डिंग, एरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है? ये सारे जो हैं, इन लोग के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इस इतिहासकार में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी भी न खत्म होने वाला सिलसिला छाया था। ठीक है? इतिहासकार में इन किताबों में सारी तारीखों के महत्वपूर्ण, हाँ, अधिकारी उनकी उनकी गतिविधियां, उपलब्धियों के आधार पर तय हुआ है। ठीक है? तो आपका ये चीज हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि, देखिए, यहाँ पे इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहासक अध्यायों का विषय बन जाता था। तो आपका ये हो गया। अब इस हम अवधि कैसे तय करते हैं। ठीक है? ये हम लोग देख लेते हैं, हम अवधियां कैसे तय करते हैं। ये सब देखिए, आपको पढ़ना है तो आप लोग, हाँ, पढ़ सकते हैं। आपके पास टाइम बहुत कम है, मैं आपको मेन चीज पढ़ाऊंगी जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक
दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी। ठीक है, इन किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीनों तीनों कालखंडों में बांटा था। ठीक है, कालखंडों में का मतलब होता है कि ज्यादातर लोगों ने ये मान लिया था कि क्या कोई भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीकों की में कोई समस्याएं नहीं दिखाई पड़ती थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए, अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उन्हें अपने जीवन के बारे में पता लगाएं और उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें। ठीक है, और प्रत्येक अब और 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 प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। ठीक है, तो ये आपको करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। और हम लोग यहाँ से देखते हैं, मील को लगता था, ठीक है, मील को लगता था कि सारे एशियाई समाज के मामले में यूरोप के पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। और उसके बाद कहते हैं कि केवल धार्मिक बैर और जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था, ये उन्हें वहां पे लगता था। अब देखिए, यहाँ से देखिए, भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया गया था। हाँ, मील ने तो यहाँ तक कहा कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान कर सके। ये चीज हो गया। और उनका यह मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। उन्हें ये लगता था कि इसको मील को लगता था। अब यहाँ से देखिए, आइए हम लोग देख लेते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके का यह मतलब नहीं था। हमें यह रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों पर का एक ही धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए अलग अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहासकार को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल में बांट कर देखते थे। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं थी। इतिहास के उन खंडों में बांटने का यह समझ पश्चिम से आया है। और यहाँ से हम लोग देखते थे, उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की वह विशेषताएं नहीं थी। क्या क्या हम ये अध्ययन के रूप में ये जानते हैं। यहाँ से देखिए, आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही हम अपने आप यह कार्य कर सकते हैं। और इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासक में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न कि आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। और बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशक युग भी कहते थे। अब ये देखते हैं कि औपनिवेशक युग क्या होता है। ठीक, औपनिवेशक युग क्या होता है। अंग्रेजों ने हमारे देश को जीत लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने देश को हमारे विजयी बना लिया और स्थानीय नवाब और राजाओं को दबाकर अपने शासन पर स्थापित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, अपने खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किए और अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा। और एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। ये चीज हो गया। अब देखिए, यहाँ से आइए, ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताएं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीके में क्या बदलाव आए। ठीक है, जब एक देश किसी और देश के दबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशक कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि औपनिवेशक किसे कहते हैं, औपनिवेशक क्या होता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रशासन अभिलेख तैयार कैसे होता है। ठीक है, देखिए, यहाँ से लिखा है कि अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उनके लिए हर निर्देश, योजना, नीतिगत फैसले और सहमति जांच को साफ साफ लिखना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ऐसा करने के बाद कोई भी चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है, तो उससे हम बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारा जो है वो हमारा भूलता नहीं है, हमारे दिमाग में कहीं न कहीं बैठ जाता है। ठीक है, सबसे बात क्या है, देखिए, ये देखिए, अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना भी इम्पोर्टेंट है। लिहाजा अपने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए हैं। ठीक है, तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, ये चीज है कि प्रशासन जो है वो अभिलेख कैसे तैयार करता है। ठीक है, तो हर चीज का अपना एक कमरा है, रिकॉर्ड रूम है। ठीक है, तो उसी में ये
अपना करता है। ये है, ठीक है, ये उस टाइम मतलब 1920 के टाइम का ये अभी लिखा गार था, ठीक है, ये कब का 1920 का। अब देखिए, उन्हें खुश नसीबी के माहिर भी कहते थे। उन्हें खुशन बीसी के माहिर लिखते थे। खुशन बीसी या सुलेखन बीस ऐसे ऐसे लोग थे जो बहुत सुंदर चीजों को लिखते थे। कौन? खुशन बीसी। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इसके सहारे हम प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों का दस्तावेज कई कई प्रतियों द्वारा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, अब ये देखिए, हम लोग देखते हैं कि सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण का महत्व कैसे कैसे बढ़ा। किसी किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है, ठीक है। और हम लोग कहीं का भी अगर शासन स्टार्ट करते हैं तो वहां के बारे में पहले हम लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण हाँ किए 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 गए, ठीक है। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण हुआ और इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु और स्थानीय इतिहासकारों व फसलों का पता लगाया गया। और फिर हर हर 10 साल पर जनगणना, ठीक है, हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी, ठीक है। ये आपका होता था सर्वेक्षण। अब अधिकृत रिकॉर्ड से कैसे पता नहीं चलता था, ठीक है, तो कैसे पता नहीं चलता था, इसका बस थोड़ा सा आपको देख लीजिए, यहाँ से हम लोग दिखाते हैं कि कहाँ से बढ़े। देखिए 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों की ये तस्वीर है, ठीक है, ये जो है। और देखिए यहाँ पे देखिए आपका आता है, यहाँ से देखिए। इन बातों को जानने के लिए कहीं ना कहीं हमें और देखना होगा क्या कि दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते थे और उनकी भी कोई कमी नहीं होती थी। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्रा और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजार में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें और पुस्तिका, ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाती थी। उसके बाद जो जो चीज जो जब अखबार फैलने लगे, देखिए छपाई की तकनीक फैली, ठीक है, छपाई स्टार्ट हुआ, अखबार छपना स्टार्ट हो गए, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी, ठीक है, ये आपका हो गया। लेकिन इन सारे स्रोतों में उन लोगों का क्या, जो पढ़ना लिखना जानते थे और उन्हें यह पता नहीं लगा सकते थे कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर और सड़क पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह से अनुभव से गुजर रहे होंगे, ठीक है। तो आपका ये चीज है कि मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको तो मतलब ये सब चीजों के बारे में मालूम पड़ता था कि लोग कैसे रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग मतलब आदिवासी लोग हैं, किसान लोग हैं, उनके बारे में ये नहीं अनुभव मिलता था कि वो कैसे रहते होंगे, ठीक है। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो इस बारे में भी हम जान सकते हैं, जो कि आप अगले अगले आप चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप पूरा ही पढ़िएगा, ठीक है, अगर आपके पास टाइम होगा तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।